हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी हूँ। हम आंसू नारी जीवन किताब को रीड कर रहे हैं। हमने अब तक इस किताब में समझा कि किस तरह अन्नू नाम की लड़की ने अपने बचपना में कठिनाइयों का सामना किया। हम इस कहानी की इस लाइन पे थे। वो क्या है ना, जब नारी अकेली होती है तो सबसे पहले अपने ही पराये हो जाते हैं। आप भी मानते हैं ना? ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आगे की कहानी। ध्यान से सुनिएगा। इसमें कई सारी ऐसी सीख होंगी और कई सारी ऐसी परिस्थितियां होंगी जो आपको अपनी सी ही लगेंगी। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं और मम्मी के साथ कंपनी में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद ना जाने क्यों चार्ली नाम की जितनी भी कंपनियां थी, सभी की सभी एक साथ बंद हो गई थी। कई लोगों की तनख्वाह भी नहीं मिली, साथ में हमारी भी तनख्वाह नहीं मिली। अब हमें एक सप्ताह से ज़्यादा होता जा रहा था बेरोजगार बैठे, और कहीं कोई सोर्स भी नहीं मिल रहा था। बिना सोर्स के कंपनियों में काम भी नहीं देते थे। मैं और मम्मी रोज घर से लंच पैक करके काम की आस में कंपनियों के बाहर खड़े हो जाते थे। अचानक से एक दिन मम्मी बेहोश होकर रोड पर गिर गई, और जब होश में लाया तो वह बोल तो रही थी, पर उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। पास के अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने बताया इनका बीपी हाई हो गया है, इनको सख्त आराम देखभाल की ज़रूरत है। मम्मी ने 2 दिन ही आराम किया। फिर से मैं और मम्मी स्पोर्ट कंपनियों में भर्ती अर्थात काम लेने के लिए कंपनियों के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। पर मम्मी को जल्दी जल्दी बीपी हाई होने वाला अटैक सा पड़ने लगा था, मानो जैसे कि कोई बीमारी सी हो गई हो। फिर एक दिन हम और मम्मी कंपनी के बाहर खड़े ही थे, और वहां पर काम की तलाश में खड़ी भीड़ में अचानक से भगदड़ मचने लगी थी। कुछ लोगों को कंपनी वालों ने अंदर ले लिया था काम के लिए, और कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया था। फिर एक खन्ना नाम का आदमी आया। उसने मम्मी से कहा, चलो चलो, मैं आपको दूसरी कंपनी में काम दिलाता हूँ। चलो कंपनी की गाड़ी में बैठ जाओ, पास में ही ज़्यादा पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मम्मी बहुत डर गई थी अनजान कार में बैठने से। मम्मी को डर था देख मैं भी मम्मी को डरता देख मैं भी बहुत डरने लगी थी। जब तक कंपनी की गाड़ी चलती रही तब तक हम दोनों गाड़ी में डरे सहमे बैठे रहे, और जैसे ही गाड़ी कंपनी के सामने रुकी, कंपनी वालों ने पूछताछ की और भर्ती ले लिया। मम्मी को हैंडवर्क का काम और मुझे सिलाई का काम दिया गया, और उसी दिन से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। तब तक जाकर जान में जान आई। इस तरह से हमें गोपाल क्लोथिंग नाम की कंपनी में काम मिला, जो कापड़शेड़ा के थोड़े आगे ही थी, सूर्य विहार के पास। भगवान के प्रति मेरे विचार। भगवान से मुझे यह शिकायत नहीं भगवान से मुझे यह शिकायत नहीं कि मेरी जिंदगी में इतने सारे दुख क्यों भर दिए। मुझे तो भगवान से हमेशा एक ही शिकायत रही थी कि मेरा सबसे बड़ा सपना पढ़ लिख कर कुछ बनने का, वह सपना क्यों नहीं पूरा हुआ। अगर भगवान को ऐसा करना ही था तो ऐसी भावना ही क्यों दी। मेरे मन की बात, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, जो अब नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा अगर भगवान ने चाहा तो मेरी शादी के लिए मुझे सक्षम घर परिवार
और जीवन साथी मिला तो शायद जो मेरा पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना है वह शादी के बाद पूरा हो जाए। इसी भावना के साथ मैंने 16 सोमवार नहीं बल्कि शादी होने तक सोमवार के उपवास रखे और मुझ में जैसी बुद्धि थी वैसे ही अपनी बुद्धि उम्र के अनुसार उपवास रखते हुए भगवान भोलेनाथ के आगे एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, मुझे अच्छा घर परिवार और अच्छा जीवन साथी दें। पर मम्मी मंदिर जाती तो मन्नत मांग के मेरे हाथ से सिक्के चढ़वाती, प्रार्थना करती तो मैं मम्मी से पूछती, मम्मी भगवान जी से आपने क्या मेरे लिए मांगा? तब मम्मी मुस्कुराते हुए कहती, मैंने मांगा कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन सके या कंप्यूटर चलाना सीख सके। तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कैसे हो पाएगा। मैं उपवास भी रखती और साथ ही काम करती थी। मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से ज़्यादा छुट्टियां हो जाती थी, पर मैं एक भी छुट्टी नहीं करती थी। हर रोज मैं और मम्मी दिल्ली कापड़खेड़ा से गोपाल क्लॉथिंग कंपनी तक 4 से 45 मिनट का सफ़र करते कंपनी पहुंचते। सारा दिन कंपनी में काम करते, बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलता लंच करने के लिए। फिर देर रात 10 बजे तक कंपनी में ओवर टाइम करते। छुट्टी होने पर तेज तेज कदम बढ़ाते हुए 10:30 से 10:45 बजे तक घर पहुंचते। तब मम्मी जल्दी जल्दी खाना पकाती और मैं घर पर सिलाई का काम करती, आस पड़ोस के कपड़े सिलती थी और हफ्ते की एक छुट्टी रविवार को भी मैं घर पर कपड़े सिलने का काम करती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि कंपनी के लिए निकलने में देर हो जाती तो रास्ते में बहुत तेज तेज दौड़ दौड़ के चलते थे, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आधे घंटे में कंपनी तक पहुंचने के कारण मेरे पैरों की उंगलियों में बड़े बड़े छाले पड़कर फूट जाते थे और उनमें से खून निकलकर चप्पल में भर जाता था। बहुत दर्द होने पर भी हम पैरों की तरफ ना देखते हुए रास्ते पर ही सारा ध्यान रखते थे कि हाय, कंपनी के लिए देर हो गई, अंदर नहीं घुसने देंगे, छुट्टी हो गई तो काम छूट जाएगा। इस चक्कर से मैंने कभी पैरों की उंगलियों के जख्मों पर ध्यान ही नहीं दिया। दर्द से मैं थोड़ा लंगड़ाकर भी चलने लगी थी, पर परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। मैं बहुत ही समझदार थी और मम्मी को परेशानी की हालत में देख मैं परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानना चाहती थी। उन दिनों आए दिन एक हादसा होता रहता था। जवान लड़कियों को रास्ते से ही जबरदस्ती पकड़ के ऑटो में बैठा कर ले जाते थे। इन हादसों से सभी औरत लोग खौफ में थे। माहौल बहुत ही अजीब था। मम्मी भी डरी हुई थी। जब कंपनी में लंच होता तो मैं और मम्मी लंच करने के लिए बैठते, तभी कई दिनों से एक औरत जो हमारे साथ लंच करने के लिए बैठ जाती और हर रोज एक ही बात कहकर मम्मी पर काफी जोर डालती और विश्वास दिलाती थी कि आपकी बेटी उस घर में राज करेगी, रानी बनकर रहेगी, उस घर में उसी लड़के की ज्यादा चलती है। मम्मी ने कहा मेरी बेटी की अभी उम्र बहुत कम है और इसके पापा बीमार हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। वह औरत मम्मी से हर रोज लंच टाइम यही बातें किया करती थी और मेरा भी हाल चाल पूछती रहती थी। इस तरह से इस कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी लाइन यहाँ पे छूट रही है, मेरा रंग रूप और स्वभाव। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।